हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डीजल मैकेनिक के प्रीवियस ईयर पेपर जो एलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में आए हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, जिसमें एक पेपर हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं और 23 जनवरी का जो शिफ्ट 1 है उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं दोस्त कि अगर आपने संघर्ष बैच अभी नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए कोर्स कराया गया है। सारी यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, डाउट ग्रुप मिल जाएगा। मतलब सब कुछ सॉल्यूशन है एक प्लेटफॉर्म पर। और इसकी वैलिडिटी दोस्त टिल एग्जाम रहने वाली है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी कभी भी आए, 2 महीने लेट आए, 4 महीने लेट आए, आप इसको अपना तैयारी करके टेक्निकल वाला पोर्शन खत्म कर दो और जब वैकेंसी आए तब आप अपनी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की पार्ट ए की परीक्षा में तैयारी में लग सकते हो बिना किसी दबाव के कि भाई अभी टेक्निकल भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। काफी बच्चे इसमें जो है जुड़े हुए हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पेपर की तरफ। तो भाई, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे भैया? पिछली क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो सॉल्व करने का मतलब कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि पेपर ऐसे रटने का कोई मतलब नहीं। अगर आप क्वेश्चन को कम से कम समझ रहे हो और उसके बाद उसको याद कर रहे हो तो मे बी वो याद भी हो जाए और आगे आने वाली परीक्षा में आपको काम भी दे जाए। अब मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूं, आंसर बताऊं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो 25 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे कर चुके थे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 26 से आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की अगर तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न कहा है 26 नंबर कि बैटरी संबंधी विफलताओं का मुख्य कारण क्या होता है। यानी कि बैटरी संबंधी जो डिफॉल्ट होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो भैया, गलत मिश्रित इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रेलवे की तरफ से सही माना गया है। ठीक है, देखो, विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट का उच्च स्तर ये नहीं होगा, वेंट कैप का ढीला होना ये भी नहीं होगा, कंटेनर संबंधी खराबी, भाई कंटेनर में क्या ही खराबी आएगी। तो एक जो सही उत्तर लग रहा है वो यही है कि गलत मिश्रित इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मिक्सचर सही नहीं है, आपने डिस्टिल वाटर ज्यादा कर दिया या जो आपने H2SO4 है वो कम कर दिया, तो ये क्या हो सकती है, ये समस्या आपकी हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है शेपिंग एवं फार्मिंग। शेपिंग एवं फार्मिंग कार्य के लिए बॉल पिन हैमर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है भाई, एक प्रश्न और पूछता है रिवेटिंग। एक प्रश्न कौन सा पूछता है? रिवेटिंग आपसे पूछता है कि रिवेटिंग के कार्य के लिए आप किस हैमर का प्रयोग करते हो। तो भाई, रिवेटिंग के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? रिवेटिंग के लिए भी आप बॉल पिन हैमर का क्या करते हो? प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? रिवेटिंग के लिए भी आप बॉल पिन हैमर का क्या करते हो भैया? प्रयोग करते हो। तो बॉल रिवेटिंग में क्या करते हो भाई? एक तरफ हेड बना रहता है, दूसरी तरफ आप उसको फॉर्म करते हो हेड को। तो शेपिंग एवं फार्मिंग में बॉल पिन हैमर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? पिन का प्रयोग करते हैं। चीक क्या होता है भाई बताओ? चीक से भी प्रश्न बनता है कि जो हैमर का वेट रहता है, हैमर का जो वेट रहता है वो किस पर रहता है? हैमर का भार होता है ना। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूं कि बताओ हैमर को कैसे भी निर्दिष्ट करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो आप कहोगे उसके पिन के शेप, यानी कि उसका पिन कैसा है, जैसे कि बॉल पिन हैमर है कि स्ट्रेट पिन हैमर है कि क्रॉस पिन हैमर है। दूसरा उसका वेट, कि भाई उसका वेट कितना है। वेट के आधार पर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हैंड हैमर होता है आपका। हैंड हैमर का जो वेट होता है 0.11 से लेकर 0.91 केजी तक होता है। ठीक है, और उसके बाद स्लेज हैमर होता है। स्लेज हैमर का आपका 2 केजी से लेकर 10 केजी तक वेट होता है। तो ये चीक पर क्या अंकित रहता है भैया? वेट जो है उसका उसके चीक पर ही अंकित रहता है। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अग्निशामन यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? किन रंगों का? तो भाई ये बताओ, काले रंग की पृष्ठभूमि होती है क्या? या आप सिंपल सा देखोगे यार, फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होता है? लाल रंग का। ठीक है, यहां पर देखो, काले रंग का पृष्ठभूमि है, यानी कि काले कलर का बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड है, रेड बैकग्राउंड है, ग्रीन बैकग्राउंड है और येलो बैकग्राउंड है। तो आपने कभी देखा कि येलो कलर का फायर एक्सटिंग्विशर है या ग्रीन कलर का है या काले रंग का है? कहीं पर भी आपने देखा होगा तो उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड ही रहता है,
बाकी उसके ऊपर किस तरीके की छपाई, उसके ऊपर सारी चीजें छपी होती हैं कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, उस पे उसका चिन्ह जो है अंकित होता है, लेकिन बैकग्राउंड कैसा होता है, रेड। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको देखते ही इस ऑप्शन को सही करना था कि भैया ऑप्शन नंबर 2, लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्रीय आरेखन यानी कि पिक्टोग्राम। सफेद रंग से, व्हाइट रंग से ज्यादातर चीजें इसमें लिखी रहती हैं। अब देखो भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसे बता देता हूं कि अगर क्लास ए फायर है तो उसके लिए आप कौन सा उपयोग करते हो, क्लास ए फायर के लिए सोडा एसिड, क्लास बी फायर के लिए आप क्या कहोगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास सी फायर के लिए ड्राई पाउडर, या आप जो है सीटीसी उपयोग कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आप सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आप उपयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीजल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ठीक है, अब भाई यहीं से मैं आप एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। देखना है कि भैया आप कितने सिंसियर हो, क्या आप उस चीज को सर्च करते हो और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हो मेरे भाई। ठीक है, जैसे डीजल का पूछा तो डीजल का तो भैया हो गया 0.84, लेकिन डीजल का पूछा मेरे भाई तो पेट्रोल का भी तो पूछ सकता है। इस बार मान के चलो डीजल का पूछा, अगली बार आपसे पेट्रोल का पूछ लेगा, तो इसका मतलब आपको पेट्रोल का भी पता होना चाहिए। तो आपको भैया यही चीज आपको कमेंट में बतानी है कि पेट्रोल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। मुझे पता है दोस्त, मैं बता दूंगा, इसके चक्कर में मत रहना, लेकिन आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं भाई कितने लोग उत्तर देते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपनी उंगलियों को कष्ट कर देते हैं गूगल पर टाइप करने में। ठीक है, तो आपको बताना है कि पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ठीक है, डीजल का याद रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट है। अगला है डीजल इंजन में स्टार्टर मोटर कैसी होती है। देखो भाई यहां पे तो उत्तर दिया है सिंगल फेज एसी मोटर, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि डीजल इंजन में या किसी भी इंजन में जो मोटर होती है वो आपकी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि बैटरी जो करंट देता है वो कैसा करंट देता है, डीसी। कैसा करंट देता है, डीसी। ठीक है, लेकिन यहां पे जो रेलवे की तरफ से सही उत्तर माना गया है वो कौन सा माना गया है, सिंगल फेज एसी मोटर माना गया है। बाकी इसमें चर्चा की है मैंने क्लासेस वगैरह में, तो आप वहां पे देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बैटरी को स्टार्टिंग मोटर से संयोजित करने के लिए प्रयुक्त एक उच्च धारा रिले यानी कि स्विच जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो इसको हम लोग सोलेनाइड स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनाइड। अब जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है भाई, मान के चलो ये हमारी क्या है, मोटर है। ये हमारी क्या है दोस्त, ये हमारी अगर मान के चलो मोटर हमारी ऐसी है, ये हमारी मान के चलो ये हमारी मोटर है। मोटर से क्या जुड़ा है, ये बेंडिक्स पिनियन। यहीं पे क्या रहता है भैया, सेलेनाइड स्विच, जिसमें क्या रहती है, एक कांटेक्ट डिस्क रहती है, प्लंजर रहता है। ठीक है, और ये सेलेनाइड स्विच किससे जुड़ा रहता है, बैटरी से जुड़ा रहता है। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाया हूं दोस्त, बैटरी से जुड़ा रहता है। बैटरी से करंट किसमें आता है, बैटरी से जो करंट आता है सेलेनाइड स्विच में, और फिर इसके बाद वहां से ये कहां पर जाता है भैया, वहां से ये जाता है मोटर। ठीक है, पहले करंट बैटरी से किसमें आता है, देखो यहां पे लिखा है बैटरी को स्टार्टिंग मोटर से संयोजित करने के लिए जो स्विच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बैटरी डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट नहीं होती, बैटरी किससे कनेक्टेड होती है, सोलोनाइड स्विच से। बैटरी से करंट कहां पर आता है, सोलोनाइड स्विच में, और फिर सोलोनाइड स्विच से कहां पर आता है, मोटर में। मोटर घूमती है तो ये बेंडिक्स पिनियन घूमता है, और बेंडिक्स पिनियन फिर यहाँ पे जो फ्लाईव्हील का रिंग गियर है इससे मेस करता है, और इंजन आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोलोनाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपकरण यानी कि जो कटिंग टूल है वो आपका कौन सा है। कौन सा थ्रेड काटना है आपको, एक्सटर्नल थ्रेड काटना है। एक्सटर्नल थ्रेड काटना है तो इसके लिए आप डाई का प्रयोग करते हो। अब भाई एक्सटर्नल पूछा आपसे तो इंटरनल भी पूछ सकता है, तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए आप कौन सा प्रयोग करते हो भैया, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए आप टैप का प्रयोग करते हो। किसका, टैप का प्रयोग करते हो। ये सारी चीजें आप किस चैप्टर में पढ़ते हो, टैप एंड डाई वाले चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन में भैया जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है उसका कार्य क्या है, बताओ।
ये भी सिंपल प्रश्न है। डीजल इंजन में जो फ्यूल इंजेक्टर है उसका कार्य क्या होता है? तो आप कहोगे दहन कक्ष कंबस्टन चैम्बर में क्या करना? फ्यूल इंजेक्ट कराना, साथ ही साथ फ्यूल को एटोमाइज करना, स्प्रे के फॉर्म में बदलना, ये सारा क्या होता है? डीजल के जो फ्यूल इंजेक्टर है उसका कार्य होता है। मैं आपसे कहूं इसमें कई तरह के नोजल होते हैं भाई। जो डीजल इंजन का फ्यूल इंजेक्टर होता है इसमें कई तरह के आपके नोजल होते हैं। कौन कौन से नोजल होते हैं? जैसे कि आप कहोगे एक होता है आपका सिंगल होल नोजल। ये सारी चीजें फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा किसी प्रश्न में, अभी आप यहाँ पे सिर्फ टाइप जानो। सिंगल होल नोजल हो गया। दूसरा हो गया आपका मल्टी होल नोजल, मल्टी होल नोजल। इसके बाद आपका पिंटल नोजल, कौन सा हो गया भैया? पिंटल नोजल। और इसके बाद चौथा आपका हो गया पिंटॉक्स, ठीक है, चौथा आपका हो गया पिंटॉक्स नोजल। और पांचवा आपका क्या हो गया? सरकमफेरेंशियल, सरकमफेरेंशियल नोजल। पांचवा आपका क्या हो गया दोस्त? सरकमफेरेंशियल नोजल। तो इंजेक्टर का एक पार्ट होता है नोजल, और उसमें ये 5 तरह के बेसिकली नोजल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अपघर्षक पहिए यानी कि ग्राइंडिंग व्हील से भी देखो प्रश्न है। सामान्यतः प्रयुक्त निर्मित अपघर्षक है, यानी कि किससे बने होते हैं भाई? तो आपको मैंने 2 पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखो इस पात्र में धातु स्टील एलॉय, टिन एलॉय, लेड एलॉय नहीं, आपको यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, मतलब इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि 2 आपने पढ़ रखे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो आपके ग्राइंडिंग व्हील होते हैं ये किसके बने होते हैं भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड के। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है भाई? तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड है ये पूछता है कि इसको किससे, जैसे पहिए पर अंकित होगा ए, तो इसका मतलब आप जान जाओगे ग्राइंडिंग व्हील पर अंकित होगा ए, तो इसका मतलब आप जान जाओगे कि किसका बना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और सिलिकॉन कार्बाइड का बना होगा तो क्या अंकित होगा? सिलिकॉन कार्बाइड का बना होगा तो सी अंकित होगा। इसका मतलब आप जान जाओगे कि ये पहिया किसका बना है, ये ग्राइंडिंग व्हील किसका बना है? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड का बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बाह्य थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपकरण कटिंग टूल है। तो देखो भाई ये प्रश्न गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। तो बाह्य थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपकरण, तो सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, मतलब कटिंग टूल आपका पूछ रहा है किसके लिए? एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? क्रैंक केस, सांप, ये सारी चीजें सब गलत है, गलत ऑप्शन है। यानी कि प्रश्न ही क्या है? ये आपका प्रश्न नंबर 35 ही क्या है? गलत है। क्या है भैया? प्रश्न नंबर 35 गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा वाल्व खुलने से पहले की समयावधि को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है भैया कि वाल्व खुलने के जो समय है उससे पहले ही वाल्व खुल जाए, ठीक है। वाल्व समय से पहले खुलना, कुल मिला कहने का मतलब यह है समय से पहले ही खुल जाना, पहले ही खुल जाना क्या कहलाता है? ये जो टर्म है वाल्व का समय से पहले ही खुल जाना, ये क्या कहलाता है? तो आप कहोगे ये कहलाता है वाल्व लीड। क्या कहलाता है भैया? वाल्व लीड। और अगर समय से बाद खुले, मतलब समय से बाद मतलब समझ रहे हो, जिस टाइम उसको खुलना है भाई, जैसे हमको पता है कि सक्शन स्ट्रोक के समय पिस्टन अब जब जाए टीडीसी पर पिस्टन पहुंचे, उसके बाद जैसे ही बीडीसी की तरफ चलना शुरू हो वाल्व आपका खुल जाना चाहिए। कौन सा? इनटेक वाल्व, ताकि जो एयर है या अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर है उसके अंदर आ जाए। तो मतलब जो भी टाइमिंग हमने सेट करा है वो उस पर नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अगर पहले खुल रहा है तो वाल्व, उसको क्या कहेंगे? वाल्व लीड। समय के बाद खुल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? वाल्व लैग, ठीक है। और अगर दोनों वाल्व एक साथ खुले रह जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्व ओवरलैप। वाल्व ओवरलैप क्या है? तो आप कहोगे दोनों वाल्व एक साथ खुले रह जाना, एक साथ खुले रह जाना, ये क्या है भैया? ये है आपका वाल्व ओवरलैप। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाल्व लीड पूछा है समय से पहले, तो आपका वाल्व लीड आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी पुर्जे की आंतरिक विमा यानी कि इंटरनल डायमेंशन है, किसी होल का आंतरिक व्यास यानी कि इंटरनल डायामीटर आपको मापना है,
ठीक है, तो किस उपकरण का प्रयोग करोगे? तो भाई आप अंतर्मापी उपकरण, यानी कि जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसी तरीके से इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है भाई? उसी तरीके से इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर का क्या करोगे आप जो है प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कूलिंग प्रणाली का हिस्सा है? इंजन कूलिंग सिस्टम। आपको पता है इंजन कूलिंग सिस्टम कितने तरह से इंजन की कूलिंग करते हैं? दो प्रकार से। एक कौन सा होता है? एक होता है आपका एयर कूलिंग और दूसरी होती है वाटर कूलिंग। ठीक है, अब देखो इसमें से क्रैंक पिन। अब क्रैंक पिन तो भैया इंजन का हिस्सा है। वाटर कूलिंग से क्या मतलब? गलत। कनेक्टिंग रॉड भी इंजन का हिस्सा, पिस्टन भी इंजन का हिस्सा। जो वाटर कूलिंग सिस्टम है उसका क्या होता है भैया? एक हिस्सा होता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है? थर्मोस्टेट वाल्व भैया इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखता है। इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर यहाँ पर रखता है। ठीक है, कितने डिग्री पर खुलता है? लगभग 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये खुलता है। और इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखने का मतलब अधिक ठंडा होने से बचाता है, अधिक कूल होने से क्या करता है? ये बचाता है। तो ये क्या होता है? कूलिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। अगर आपसे ये पूछे किस कूलिंग सिस्टम में, तो आप बता सकते हो वाटर कूलिंग सिस्टम का। किसका हिस्सा होता है भैया? वाटर कूलिंग सिस्टम का ये हिस्सा जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आरटीवी सीलर के संबंध में आरटीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो भैया आरटीवी का फुल फॉर्म होता है आपका रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग, यानी कि रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। अब आप कहोगे ये है क्या? देखो वल्कनाइजिंग का जो टर्म है दोस्त, ये संबंधित है किसी भी रबर को हार्ड करने से। जैसे मान के चलो रबर आप कहीं से लाते हो, पहले तो सिंथेटिक बनाते हो। जो प्राकृतिक रबर होता है, जो मेन सोर्स होता है रबर का, तो वो क्या होता है? वो बहुत मुलायम होता है, जो पेड़ों से प्राप्त होता है। तो वो हम उसको जो अपनी इंडस्ट्रियल चीजें हैं जैसे कि टायर बनाना है या और कोई पार्ट बनाना है, उसमें हम यूज नहीं कर सकते उसको। तो उस रबर को क्या करना पड़ता है? हार्ड करना पड़ता है। रबर को हार्ड करना पड़ता है। तो वही जो रबर को हार्ड करने का प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वल्कनाइजिंग बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका भैया? सल्फर का। तो यही जो प्रोसेस है यही वल्कनाइजिंग है। और आरटीवी का क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जा सकता है? तो भाई अंतर्मापी यानी कि कोई इंटरनल चीज मापेगा। अभी आपने प्रश्न देखा ही था, जैसे कि इंटरनल डायामीटर। तो पाइप का आंतरिक व्यास, यानी कि किसी पाइप का जो इंटरनल डायामीटर है उसको मापने के लिए जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोटरसाइकिल। देखो ये प्रश्न भी मैंने कराया क्लास में। मोटरसाइकिल इंजन के सिलेंडर के ऊपरी भाग में मौजूद फिन्स निचले भाग में मौजूद फिन्स की तुलना में अधिक लंबे क्यों होते हैं? देखो भाई, जैसे कि आपका यहाँ पे सिलेंडर है, इसके ऊपर जो फिन्स बना है ये ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ज्यादा लंबा रहेगा। और फिन्स किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे भाई? अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो मैं बता दूं, ये एयर कूलिंग सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है? एयर कूलिंग सिस्टम से। और एयर कूलिंग सिस्टम में जो सिलेंडर के बाहर पत्तियां बनी होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं फिन्स। फिन्स क्यों बनाई जाती है? ताकि आप क्या कर सको भाई, जो सरफेस एरिया है, हवा के जो टकराने का सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, आप उसको क्या कर सको? बढ़ा सको। और जब आप ऐसा करोगे तो होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा हीट जो हवा है उसको ट्रांसफर कर पाएगी, हवा जो है उसको ट्रांसफर कर पाएगी, बाहर ले जा पाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फिन्स को कास्ट करते हैं सिलेंडर के हेड पर या सिलेंडर की वाल्स पर। तो ऊपर क्या होता है? अब देखो जैसे ये सिलेंडर है तो भैया यहीं पर तो फ्यूल का दहन होता है। मतलब सिलेंडर का ऐसा भाग जहां पर फ्यूल का दहन होता है उसी को हम लोग कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं। तो भाई ये पिस्टन है, तो यहीं पर आप कहते हो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, यानी कि यहीं ऊपर की तरफ क्या होता है? फ्यूल का दहन होता है। और जब फ्यूल का दहन यानी कि कंबस्टन जहां पर होगा वहीं पर तो सबसे ज्यादा हीट जनरेट होगी और वहीं पर हमको सबसे ज्यादा कूलिंग की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर फिन्स अधिक रखते हैं। तो देखो यहां पर क्या है?
कि ऊपरी भाग में अधिक स्थान होता है? नहीं। ऊपरी भाग में अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता होता है? नहीं। वे गैर अनावृत स्थिति में होते हैं? नहीं। अब यहाँ पे लिखा है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, जबकि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? क्योंकि टॉप पार्ट हमारा सबसे गर्म रहता है, ठीक है, इसलिए वहां पर फिन्स जो है वो लंबे बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे बाकी 3 से तो अच्छा यही ऑप्शन मान लो कि भैया गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है, यानी कि सिंपल समझो कि गर्म हवा चाहे इनकी जैसे भी मैटर मतलब कह रहा हो, जो अंदर स्मोक है वो भी समझ से चलो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। फ्लू गैसेस जो बन रही है वो ऊपर की तरफ भाग रही है, इसीलिए मान के चलो कि ऊपर का पार्ट सबसे गर्म होता है अगर इनके ऑप्शन के हिसाब से देखो तो। बाकी तो फ्यूल का दहन ऊपर होता है, इस वजह से वहां पे सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए वहां पर फिन्स की लंबाई सबसे अधिक रखी जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैटरी का प्रयोग भारत में ऑटोमोबाइल इंजनों में आमतौर पर नहीं किया जाता है? किस बैटरी का प्रयोग भारत में आमतौर पर ऑटोमोबाइल इंजन में नहीं किया जाता है? तो वो कौन सी बैटरी हो जाएगी भैया? ये आपकी 18 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। कौन सी बैटरी? 18 वोल्ट की बैटरी आपकी ये हो जाएगी। इसका उपयोग आमतौर पर भारत में ऑटोमोबाइल में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहा कि रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने से क्या होता है? ठीक है, अगर रेडिएटर में पानी कम हो गया, भैया पानी कम हो जाएगा ना तो इंजन आपका सही से ठंडा नहीं होगा। ठीक है, इंजन क्या होगा? सही से ठंडा नहीं होगा तो इंजन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इंजन कूलिंग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? इंजन गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये वाला सही है, इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है। अब जैसे आपको क्या ये नहीं सही होगा? इंजन सीज हो जाता है, तो भाई पहले तो गर्म होगा तब सीज होगा ना, इतनी जल्दी थोड़ी सीज हो जाता है। तो इंजन आपका क्या हो जाता है? अत्यधिक गर्म हो जाता है अगर रेडिएटर में आपके पानी क्या है? कम है। ठीक है, चलिए, और जो इंजन कूलिंग सिस्टम में प्रश्न पूछा जाता है कि इंजन कूलिंग सिस्टम में जो पानी को ठंडा करने का मेन पार्ट होता है, मेन जो सिस्टम होता है वो किसका होता है? तो वो होता है आपका रेडिएटर का। यानी कि पानी को ठंडा करने का काम कौन करता है? पानी को ठंडा करने का जो मेन काम करता है वो रेडिएटर करता है। पानी को क्या करता है भैया? ठंडा करता है। पानी को क्या करता है? ठंडा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला है, ईजीआर प्रणाली में ईजीआर वाल्व को संचालित करने के लिए इंजन वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे कैसा नहीं कंट्रोल्ड है? वैक्यूम कंट्रोल्ड है। कैसा कंट्रोल्ड है? निर्वात नियंत्रित। यानी कि कैसा सिस्टम होता है? तो आप कहोगे वैक्यूम कंट्रोल्ड सिस्टम होता है। और एग्जॉस्ट, अगर आपसे पूछे ईजीआर किससे संबंधित है, ईजीआर किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ईजीआर एग्जॉस्ट सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? एग्जॉस्ट सिस्टम से संबंधित है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है कि ईजीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे ईजीआर का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। क्या होता है भैया? इसमें होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ठीक है, और संबंधित किससे होगा? एग्जॉस्ट सिस्टम से इसका संबंध जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवधि, देखो मैंने आपको वही चीज आपको बताया कि वह अवधि जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। जितनी देर के लिए, इसमें क्या कह रहा है, जितनी देर के लिए इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाल्व अवधि। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वह अवधि आपको बतानी है जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक साथ खुले रहते हैं। अगर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक साथ जिस अवधि के लिए खुले रहते हैं उसको बोलते हैं वाल्व ओवरलैप। लेकिन यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई दोनों एक साथ खुले हैं। इसमें लिखा वह अवधि जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं, मतलब इनलेट वाल्व अलग से खुल सकता है और एग्जॉस्ट वाल्व अलग से खुल सकता है। तो वह अवधि क्या कहलाती है? वाल्व अवधि, यानी कि वाल्व ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए आपका वाल्व खुला। अगर यहीं पे कह देता वह अवधि जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों साथ में खुले रहते हैं, यानी कि दोनों एक साथ जितने टाइम के लिए खुले रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाल्व ओवरलैप। ठीक है, तो ध्यान से समझना, साथ की बात जहां पर आएगी वहां पे होगा ओवरलैप। और अगर ऐसे सिंगल सिंगल कहेगा कि जितनी देर के लिए मान चलो इनलेट वाल्व खुला या जितनी देर के लिए हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुला, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वाल्व ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है भैया? देखो ये धारा भी मापता है, वोल्टेज भी मापता है और प्रतिरोध भी मापता है, इसीलिए तो इसको मल्टीमीटर कहते हैं, क्योंकि कई काम करता है ना ये। मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड का मतलब जो आदमी कई कामों में निपुण हो, उसी तरीके से इसको मल्टीमीटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कई कामों में निपुण होता है, धारा को भी मापता है, वोल्टेज को भी मापता है और प्रतिरोध को भी मापता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि हेक्सा ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? हेक्सा ब्लेड की जो मानक लंबाई है, यानी कि स्टैंडर्ड जो लेंथ है, ये कितनी होती है, ये आपको बताना है। कितनी होगी दोस्त? 250 mm हो जाएगी। किसका बना होता है आपका बताइए? जो ये ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड है, किसका बना होता है? तो आप कहोगे हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का बना होगा और हार्ड एंड टेम्पर्ड होगा। ठीक है, लंबाई कहां से कहां तक लेते हैं भैया? तो जो इसकी मान के चलो ये ब्लेड है, इधर दांते कटे हैं, ये वाला जो जिसमें 2 होल रहते हैं, इस होल के सेंटर से लेकर इस होल के सेंटर तक की जो दूरी है, वहां से इसकी लंबाई जो है ली जाती है। कई तरह के पाए जाते हैं, इनमें दांते कितनी कितनी दूरी पर कटे हैं उस आधार पर कई तरह के पाए जाते हैं, कई ग्रेड में पाए जाते हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेड हो गया, मीडियम ग्रेड हो गया, फाइन ग्रेड हो गया और सुपर फाइन ग्रेड हो गया। सुपर फाइन ग्रेड का जो इस्तेमाल है वो पतली सीट और जो पाइप है उसको काटने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जो कोर्स ग्रेड होता है उसका पिच कितना होता है? 1.8। फिर इसी तरीके से मीडियम 1.4। फिर फाइन का पिच कितना होता है? 1 mm। और वेरी फाइन का जो पिच होता है वो कितना होता है? 0.8 mm। सारी चीजें भैया आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि छेनी किस मटेरियल से बनी होगी भैया? तो लेड, टीन, एल्यूमिनियम। भैया सब गलत है। देखो ऐसा प्रश्न है ना दोस्त कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो कि नहीं, कि भाई छेनी किसकी बनी होती है? छेनी मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीजल। क्या बोलते हैं? चीजल। तो चीजल किसकी बनी होती है? आप कहोगे उच्च कार्बन इस्पात स्टील, यानी कि हाई कार्बन स्टील की जो है बनी होती है आपकी चीजल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बताइए, देखिए फिगर से भी प्रश्न पूछा है कि बताओ इस पुर्जे का क्या नाम है? ये जो पुर्जा है कोई मशीन का, जो कोई पार्ट है किसी मशीन का, इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे टूथ लॉक्ड वाशर। नहीं भाई, टूथ तो इसमें है नहीं। प्लेन वाशर भी नहीं है। लॉक प्लेट है नहीं। देखो स्प्लिट लॉक वाशर या इसी को स्प्रिंग वाशर भी कहते हैं। स्प्लिट, देखो यहां से स्प्लिट मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। किसके लिए? नट को लॉक करने के लिए। ठीक है, नट को ढीला होने से बचाने के लिए, जहां पर ऐसी जगहों पर जहां पर कंपन ज्यादा होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहां पर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। ये मैंने आज लड़कों को पढ़ा है ये भी, कि भाई टर्बो चार्जर का हिस्सा कौन सा नहीं है बताओ? देखो टर्बो चार्जर में भैया टरबाइन व्हील भी होगा, कंप्रेसर व्हील भी होगा, और टर्बो चार्जर में थ्रस्ट बियरिंग भी होगा सपोर्ट करने के लिए। मफलर होगा क्या बताओ? मफलर से क्या मतलब यार? मफलर तो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन एग्जॉस्ट सिस्टम का हिस्सा है कि क्या काम करता है? शोर को कम करता है, जो नॉइस है उसको क्या करता है? कम करता है। मफलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइलेंसर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। टर्बो चार्जर क्या करता है भैया? टर्बो चार्जर आप कहोगे इंजन की पावर को बढ़ाता है। इंजन की पावर को क्या करता है? बढ़ाता है। इंजन की पावर को ये क्या करता है भैया? बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ये क्या काम करता है? तो आप ये कहोगे हवा को उच्च दाब, यानी कि हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी, उच्च दाब एवं घनत्व पर क्या करता है? सिलेंडर में भेजता है। टर्बो चार्जर सिलेंडर में भेजता है। आप कहोगे तब सुपर चार्जर क्या काम करता है? भैया सुपर चार्जर भी यही काम करता है। सुपर चार्जर भी हवा को उच्च दाब एवं घनत्व पर सिलेंडर में भेजता है। लेकिन सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में अंतर क्या है? भाई सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में अंतर यह है कि टर्बो चार्जर कैसे चलता है? टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैस से चलाया जाता है। एग्जॉस्ट गैसों की शक्ति से चलाया जाता है टर्बो चार्जर। और जो सुपर चार्जर है ये कैसे चलता है भैया? तो जो सुपर चार्जर है ये आपका क्रैंक शाफ्ट से ही पावर लेता है। इसलिए एग्जॉस्ट जो टर्बो चार्जर है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया वो एग्जॉस्ट गैस जो बेकार में चली जा रही थी उसी से हम उसको चला ले रहे। ठीक है,
और सुपर चार्जर को चलाने के लिए अलग से पावर देनी पड़ रही है। ये कैसे चलता है? तो आप कहोगे ये आपका क्रैंक शाफ्ट से चलता है। क्रैंक शाफ्ट से, या क्रैंक शाफ्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंजन शाफ्ट बोलते हैं। क्रैंक शाफ्ट को ही क्या बोलते हैं? इंजन शाफ्ट। बस अंतर यह है कि इसको चलाने के लिए देखो इंजन की पावर ही उपयोग कर रहा है, तो कहीं न कहीं इंजन की पावर में कमी होगी ना भाई। तो अब क्या है, टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस, जो हमारी एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जा रही थी उसी से चला ले रहे हैं। तो जो इसको अलग से पावर दे रहा है इंजन सुपर चार्जर को चलाने में, वो हमको टर्बोचार्जर में नहीं देनी पड़ रही है। तो ये रेसिंग कार्स में जो सुपर चार्जर है, रेसिंग कार वगैरह में प्रयोग किया जाता है, और टर्बोचार्जर वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर हमको फ्यूल बचाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आजकल जो 4 व्हीलर आ रही है, ट्रक वगैरह में आप देखोगे तो सब में क्या प्रयोग किया जाता है? सब में टर्बोचार्जर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आप जो है आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं प्रश्नों के डिस्कशन आपको जो है समझ में आए होंगे। 50 प्रश्नों तक हम लोग कर चुके हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो इसके 25 प्रश्न और बचते हैं, आपको पता है टोटल कितने प्रश्न होते हैं? 75। जो 25 प्रश्न और बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्या ताकि ऐसे ऐसे आगे एक पूरी सीरीज भी हमने कराई एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रश्नों की। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, इसमें 16-17 लेक्चर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आगे ऐसे ही वीडियोस डीजल मैकेनिक के जो कहीं नहीं मिलते, दोस्त कोई नहीं कराता, वो हम आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।